गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राकृतिक आपदा भूगोल पर्यावरण भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं भूस्खलन, यानी भूस्खलन क्या होता है, इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, या ये भूस्खलन आने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, या ये कितने प्रकार का होता है। इस अध्याय में अपन इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले भूस्खलन यानी किसी जैसे हिमानी है या किसी भी पर्वतीय भाग का या किसी चट्टानी टुकड़े का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वह भी किसी ऊंचाई से नीचे की ओर जाना, यानी ऊंचे स्थान से कोई चट्टानी टुकड़ा नीचे की ओर चला जाता है, उनको अपन कहते हैं भूस्खलन। या जो पहाड़ी भाग होते हैं या पर्वतीय भाग होते हैं उनमें जो ये घटनाएं होती हैं उनको अपन कहते हैं भूस्खलन। सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे भूस्खलन, जैसे ये कोई आपका पर्वतीय भाग है, इस पर्वतीय भाग में जैसे ये वहां पर कोई बड़ा टुकड़ा है, ये बड़ा टुकड़ा ये नीचे की ओर खिसकने की जो प्रक्रिया होती है इसको अपन कहते हैं भूस्खलन। और इसके जो नीचे खिसकने का कारण होता है ये अपन कह सकते हैं गुरुत्व बल के कारण ये प्रक्रिया होती है। जो ये चट्टान का टुकड़ा होता है वो नीचे की ओर खिसकने को अपन कह सकते हैं। या इस चट्टान का जो द्रव्यमान है या इस चट्टान का जो भार है वो अधिक ज्यादा होने के कारण किसी अन्य कारणों से अपघटन या अपक्षय अपर्दन के कारण ये जो चट्टान का टुकड़ा है इस बड़े पर्वत से टूटकर नीचे की ओर आना और यहाँ पर आकर लुढ़क जाना, ये प्रक्रिया कहलाती है भूस्खलन। ये प्रक्रिया है भूस्खलन एक प्रकृतिजन्य, यानी ये एक प्राकृतिक आपदा है, यानी प्रकृति के द्वारा कभी रासायनिक, इनके लिए जैसे भौतिक कारक हो गए, रासायनिक कारक हो गए, या जैव कारक या प्राणी वर्गीय कारक, यानी इन सब कारणों के द्वारा ये जो श्रृंखला होती है भूस्खलन होता है वो होता है। और इसमें सबसे बड़ा कारण है मानव प्रेरित कारण भी, प्रकोप भी है, यानी मानव कुछ ऐसे काम करता है उनकी वजह से, या मानव जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जैसे नहरें बनाता है, सुरंग बनाता है, उनके बनाने के लिए जब किसी पहाड़ी या पर्वतीय श्रृंखला को वो हानि पहुंचाता है तब भूस्खलन की श्रृंखला या भूस्खलन की जो घटनाएं होती है। तो अपन इसकी विशेषता पढ़ते हैं, यानी भूस्खलन एक प्राकृतिक जन्य यानी प्रकृति के द्वारा भूस्खलन होता है। और दूसरा कारक है मानव प्रेरित, यानी कृत्रिम कारक भी हो सकते हैं मानव के द्वारा। भूस्खलन सामान्यतया पहाड़ी, पर्वतीय तथा तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों पर हमेशा होता है। भूस्खलन तीव्र ढाल वाले क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र में होता है। और भूस्खलन होने के लिए भौतिक कारक, रासायनिक कारक, जैसे भौतिक प्रक्रिया कैसे, जैसे किसी भी चट्टानों का सर्दियों में सिकुड़ना और गर्मियों में फैलना, ये प्रक्रिया बार बार होगी और कई वर्षों तक होगी, तो चट्टानों में दरारें पड़ जाएगी और इस भौतिक कांड से चट्टानों के जो टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो टूट कर नीचे की ओर आ जाएंगे। या रासायनिक प्रक्रिया, जैसे जब कभी चट्टानें सूख जाती है, जब कभी चट्टानें सिकुड़ जाती है या फैल जाती है गर्मियों में, तब वर्षा का जो पानी है उन दरारों के बीच में चला जाता है और सर्दियों में वो वर्षा का पानी बर्फ का भाग ले लेता है और बर्फ होने के बाद में वो दरार धीरे धीरे अपना बड़ा रूप लेने लगती है। तो वहां से चट्टान का टूटना रासायनिक प्रक्रिया यानी जल के द्वारा या प्राणी वर्गीय किसी भी प्राणी या जैसे जीव जंतु हो गए उनके द्वारा किसी प्रकार का गड्ढा कर देना, बड़ा गड्ढा कर देना, उनके कारण भी भूस्खलन होता है। या जैव रासायनिक कारणों से इन सभी क्रियाओं के अपक्षय द्वारा विघटित एवं विखंडित सेल पदार्थों से यह घटना होती है। ये सभी कारक जब अपक्षय के द्वारा टूटते हैं या अपर्दन होते हैं तो ये घटना होना एक आम बात हो जाती है भूस्खलन। इस भूस्खलन के लिए उत्तरदायी कारक या बल है वो है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल जो पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है वो पहाड़ी भागों से किसी बड़े चट्टान के टुकड़े को अपनी ओर खींचना, ये कहलाता है गुरुत्व बल। या सेलों का जो द्रव्यमान, यानी जो पहाड़ी भाग है या जो चट्टानी भाग है उनका जो द्रव्यमान होता है उनके ऊपर भी भूस्खलन निर्भर करता है, यानी जिसका चट्टान का ज्यादा द्रव्यमान या जितना ज्यादा भार होगा, जितनी बड़ी चट्टान होगी उनके ऊपर यह निर्भर करता है भूस्खलन। आगे अपन बात करते हैं जैसे किसी भी पहाड़ी ढाल के बड़े बड़े शंक्वाकार जब
टुकड़े गुरुत्व बल या शैलों के द्रव्यमान के कारण नीचे की ओर खिसकते हैं तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, टालस शंकु भी कहते हैं। जैसे ये पहाड़ी भाग से यहां से ये टुकड़ा नीचे आ गया तो इसको अपन टालस शंकु भी कहते हैं। अब जैसे अगली बात करते हैं भूस्खलन के कारक, यानी भूस्खलन के मुख्य कारक क्या हो सकते हैं, प्राकृतिक कारक, यानी जैसे सरिता यानी नदी के द्वारा, सरिता मतलब नदी के द्वारा या हिमानी बर्फ के द्वारा या सागरीय अपरदन। जब नदी जैसे कोई पहाड़ी भाग है वहां पर से नदी गुजरती है, उस नदी के वहां से गुजरने से किसी भी चट्टान के बड़े टुकड़े का नीचे की ओर खिसकना, या कहीं पर्वतीय भागों के ऊपर जो बर्फीले क्षेत्र हैं वहां बड़े बड़े बर्फ के टुकड़ों का नीचे की ओर खिसकना, या कहीं सागरीय अपरदन यानी जो महासागर होते हैं उनमें भी जो बर्फीले भाग या जो महासागर का ऊपर उठा हुआ भाग होता है उनका किसी अन्य कारण से नीचे की ओर खिसकना क्या कहलाता है, प्राकृतिक रूप से कहलाता है भूस्खलन। फिर आता है मानव जनित कारक, यानी मानव के द्वारा कैसे, जैसे मानव कोई बड़ी नहर बनाता है पहाड़ी क्षेत्र में, या मानव किसी खदानों को खोदता है कोयला निकालने के लिए, हीरा निकालने के लिए, अन्य धातु, तो जो खान होती है जब ज्यादा गहराई में होती है तो उसके जो ऊपर वाले जो भाग होते हैं उनका नीचे की ओर टूट कर गिर जाना। कभी अपन सुनते हैं कि खदानों में दबने से इतने लोगों की मौत हो गई, तो वो जो भूस्खलन होता है उसी के कारण जो ऊपर की मिट्टी होती है खदानों की वो नीचे की ओर स्लिप हो जाती है या फिसल जाती है उसके कारण। या अपन सड़क निर्माण कार्य कराते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ों को काटकर दर्रों के बीच में जब सड़क का निर्माण किया जाता है तब वहां से कहीं किसी कमजोर चट्टान का टूटकर नीचे की ओर खिसकना, या अपन कहते हैं सुरंग बनाते समय कोई भी पहाड़ी है उसके अंदर अपन सुरंग बनाते हैं तो अपन मशीनों से उस पहाड़ी को जब अपन खोदते हैं या उनके सुरंग बनाने का काम शुरू करते हैं तो उसमें जब उस सुरंग में विस्फोट करते हैं तो वहां से जो कंपन की प्रक्रिया से जो पहाड़ी के ऊपर के भागों में कोई टुकड़े का नीचे की ओर खिसकना, ये सब कारण हो जाते हैं कि मानव के द्वारा भी भूस्खलन की प्रक्रिया होती रहती है। अगली बात करते हैं कि सेल तथा संगठित मृत्तिका यानी मिट्टी में दरार से, जैसे कहीं किसी भी पहाड़ी भाग में किसी की संरचना एकदम कठोर है लेकिन जब धीरे धीरे उन पहाड़ी का कमजोर होना और वहां की मिट्टी का अपरदन होना और उस अपरदन या अपक्षय के कारण जब मिट्टी उस पहाड़ी भाग से नीचे की ओर फिसलती है या उनके भूस्खलन होता है तो ये प्रक्रिया भी मिट्टी या उस पहाड़ की संरचना के ऊपर या संगठन के ऊपर निर्भर करता है। अगला जैविक कारक, यानी जीव जंतुओं के द्वारा भी भूस्खलन की प्रक्रिया होती है, जैसे बिल में रहने वाले जंतुओं या जड़ों में सड़ना। जैसे कोई भी पहाड़ी है वहां पर बड़े बड़े पर्वत है, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे जब वहां पहाड़ी भागों में होते हैं तो वो अपनी जड़ों के अंदर मिट्टी को या पहाड़ी भाग को संरचना को एकदम संगठित रखते हैं। लेकिन जब पेड़ों की जो जड़ें होती है वो कमजोर हो जाएगी, टूट जाएगी या वो सड़ गल के पेड़ नीचे गिर जाएगा, तब वहां की जो चट्टानें हैं उनका जो भार है या जो उनका दबाव है वो कम हो जाएगा और वहां की जो चट्टानें फिर वो नीचे की ओर आना यानी गुरुत्व बल के कारण वहां की चट्टानों का ऊपर का भाग नीचे की ओर खिसकना, ये भी कारण हो जाता है जैविक कारक में। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि भूस्खलन की जो प्रक्रिया है वो प्राकृतिक कारक, मानव जनित कारक, सेल एवं संगठन यानी उसकी चट्टान की संरचना के ऊपर डिपेंड करता है, या जैविक कारक इन सभी के ऊपर जो प्राकृतिक कारक है या भूस्खलन के जो कारक है इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब भूस्खलन के जो प्रकार है, भूस्खलन है जो मुख्य रूप से भूस्खलन मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से यानी कि 3 प्रकार होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं अति तीव्र गति वाला भूस्खलन, यानी जब अधिक तेज गति से भूस्खलन होगा तो उसमें जल की मात्रा का होना जरूरी नहीं है,
यानी जैसे अपन कहते हैं वर्षा जल से हो गया या नदी के जल से, लेकिन जब तेज भूस्खलन होगा तो वहां जल की आवश्यकता नहीं है। जैसे मलबा स्खलन हो गया या शेल स्खलन, यानी किसी भी पहाड़ी भाग से बड़े भाग का, किसी भी पहाड़ी का बड़े मलबे का नीचे की ओर खिसकना, या उस चट्टान का कोई बड़ा भाग है वो नीचे की ओर गुरुत्व बल के कारण या अपने द्रव्यमान के भार के आधार पर वो नीचे की ओर खिसकना, वो कहता है तीव्र अति तीव्र गति से नीचे की ओर होना भूस्खलन कहलाता है। दूसरा पढ़ते हैं मंद गति से होने वाला भूमि स्खलन, यानी मंद गति से भूमि का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर या भूमि में कहीं दरार हो जाना, ये भूस्खलन होता है। जैसे इसमें जल की अल्प मात्रा, यानी जल की मात्रा का भी भाग इसमें होता है लेकिन कम होता है। तो जल की मात्रा के कारण किसी भी चट्टान का या किसी भी मिट्टी का, चट्टान की जो अपर्दन या अपक्षय के कारण जो मिट्टी होती है उनका संचलन यानी नीचे की ओर हो जाना या वहां से दरार हो जाना या उनमें कोई दरार के कारण इनका एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर खिसकना, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर खिसकना और बीच में बड़ा सा गड्ढा हो जाना, ये जो भूस्खलन होता है ये मंद गति से होने वाला भूस्खलन है। इसमें प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। और त्वरित गति वाला भूमि स्खलन, जो इसमें क्या होता है थोड़ा धीमा होएगा लेकिन इसमें अधिक जल की मात्रा होगी। अधिक जल की मात्रा के कारण जैसे भूमि वाह या पंख वाह, जैसे भूमि वाह में क्या होगा कि विशाल भाग का धीरे धीरे संचलन होगा, किसी भी भूमि का बड़ा भाग होगा लेकिन उसका धीरे धीरे भूस्खलन होगा और उसमें वहां बड़ा गड्ढा हो जाएगा या वहां की जो भूमि है उनमें हलचल होके वहां अप्रकृति यानी वहां असंतुलन हो जाएगा और इस प्रकार जो भूस्खलन होगा। या पंखवाह, जहां पर वर्षा जल भी होगा और चट्टाने भी होगी और मलबा भी होगा, यानी जहां मलबा, चट्टाने, वर्षा जल इन सब तीनों कारणों से जो भूमि का स्खलन होगा या उनको अपन क्या कहते हैं पंख स्खलन कहते हैं या पंखवाह कहते हैं। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो भूस्खलन की जो संरचना होती है, भूस्खलन का जो घटना होती है, ये प्राकृतिक आपदा में बड़ी इंपॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अपन कहते हैं भूस्खलन के कारण अभी हाल फिलहाल की बात की जाए भारत में, तो जो अपन का उत्तराखंड राज्य है उसमें केदारनाथ में जो घटना हुई है, जो वहां पे भूस्खलन की घटनाएं या जो पहाड़ी ढाल या जो हिमालय के कुछ भाग है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है या उत्तराखंड है या असम वगैरह, अरुणाचल वगैरह प्रदेश है, इन सभी राज्यों में ये जो घटनाएं हैं ये होना एक आम बात है, क्योंकि वहां पर पहाड़ी प्रदेश है और पहाड़ी प्रदेश में चट्टानों का जो ऊपरी भाग होता है, शीर्ष भाग होता है, वो भौतिक क्रियाओं से, रासायनिक क्रियाओं से या प्राणी वर्गीय या जैविक कारणों से किसी न कारणों से उनका जो चट्टानों का एक स्थान से यानी उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर खिसकना ही अपन का भूस्खलन कहलाता है। और भारत के मुख्यतः जो जितने भी पहाड़ी पर्वतीय प्रदेश है या पहाड़ी राज्य हैं उनमें ये घटना होना एक आम बात है। थैंक यू, धन्यवाद। कितना मिनट